हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में एक बार और आपका स्वागत है। सॉल्यूशन चैप्टर हम कर रहे थे और उसमें ऑलमोस्ट हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। ये सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट पार्ट है ऑलमोस्ट। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो तक, जिसके अंदर हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये प्रॉपर्टीज हम लोग कवर कर चुके हैं। आज उससे फर्दर आगे वाली ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस के बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद में एक और टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ में नोट्स जरूर बनाएं, साथ साथ लिखते रहें, जिससे देखो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ने का। सिर्फ अगर अपन वीडियो देखें और उसको बैठे बैठे या सोते सोते देखते रहें तो उससे फायदा होने वाला नहीं है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखें आप लोग। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Elevation in boiling point, this is also a colligative property. Vapor pressure, vapor pressure colligative property नहीं होती है। Lowering in vapor pressure colligative property होती है, वो relatable होती है, relate करती है, right? तो lowering in vapor pressure colligative property होती है। Vapor pressure में कितना difference आया है वो colligative property होती है। This is the not a colligative property, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इज द करेक्ट ऑप्शन, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको अभी हम पढ़ने वाले। ठीक, चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखें बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है आपको एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। एक आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, किसका? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का, ठीक है। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाकर आपने क्या बना दिया है? एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, एक्वस सॉल्यूशन बना, ठीक है बच्चों। चलिए बॉइल्स एट 100.52 डिग्री सेल्सियस। और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो आपने बनाया, अच्छा ये आपने एक लिक्विड लिया। एक्वस मतलब यहां पर हम समझ लेते हैं पानी के अंदर हमने, एक्वस सॉल्यूशन पानी से बनता है, पानी के अंदर हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कौन होते हैं? जो पानी में मिलाने पर आयंस में ब्रेक नहीं होते, जो पानी में मिलाने पर आयंस में ब्रेक। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो आयंस में ब्रेक हो जाए, राइट। चलिए तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर दिया, ठीक। और जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों? इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं प्योर लिक्विड लूं, प्योर पानी लूं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो भाई, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही होगा। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है पानी का? फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो भाई। चल सॉल्यूशन आपने इसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे रखा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, और क्वेश्चन में पूछा है कि इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए अब इसके अंदर आपको 2 वैल्यूज आपको याद भी रखनी है, और ये अमूमन आपको क्वेश्चंस में मिलेगी। अगर आप इनको याद रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। केबी की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन H2O के पानी के केबी की वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, और केएफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक। ये केबी एंड केएफ की वैल्यू दे रखी। अब देखो ये सेम सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन का आपको क्या दे रखा है? बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, और इसी सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। सेम सॉल्यूशन है तो मोलेलिटी सेम होगी, राइट। अब देखो सेम, अगर मोलेलिटी सेम हो, ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा, इफ मोलेलिटी सेम, तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का रेशियो हमेशा इनके कॉफिशिएंट के इक्वल होता है के बी अपॉन के एफ के,
है ना, सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को अपन अपॉन में लिखेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला तो आपको ये पता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम इंटू सॉरी के बी इंटू एम, और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब आप इसको रेशियो के अंदर लिखोगे तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा और यही फॉर्मूला बनेगा, राइट। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है ना। तो आपको क्या है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, क्वेश्चन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है सॉल्यूशन का, और आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है ना। तो अब देखो इस फॉर्मूले से अगर मोलैलिटी सेम होती है, सेम सॉल्यूशन, अगर मोलैलिटी सेम हो या सॉल्यूशन सेम हो, सॉल्यूशन सेम हो, तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां से अपने को डेल्टा टी बी निकालना है पहले। अगर मैं निकालूं के बी और के एफ की वैल्यू तो आपको क्वेश्चंस के अंदर दे रखी है, डेल्टा टी बी निकालूं मैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट में, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यही तो होता है जब आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हो लिक्विड के अंदर और सॉल्यूशन बनाते हो, तो फिर क्या होता है, क्या होता है बच्चों बताओ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं क्या लिखूंगा, टीबी माइनस टीबी नॉट लिखूंगा ना। ये टीबी नॉट किसका है, प्योर लिक्विड, और यहां पर प्योर लिक्विड कौन है, प्योर लिक्विड कौन है बच्चों, यहां पर प्योर लिक्विड आपके कौन है, वाटर है, ठीक है। और टीबी यहां पर कौन है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में दे रखा है। और टीबी नॉट प्योर लिक्विड, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये अपने को ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। चल इसको आप माइनस करोगे तो 0.52 डिग्री सेल्सियस, अच्छा डिग्री सेल्सियस में मामला है तो ध्यान रखना है आपको। ये तो आ गया डेल्टा टीबी की वैल्यू। अब यहां से अपने को ये वैल्यू तो निकालनी है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं निकालना है अपने को ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना है, टीएफ निकालना है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अभी देखते हैं, तो इस फॉर्मूले में टिका देते हैं इन चीजों को। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आई आपके 0.52 डिग्री सेल्सियस अपॉन डेल्टा टीएफ अपने को पता नहीं है ना, इज इक्वल टू के बी की वैल्यू है बच्चों 0.52। अच्छा ये सेम यहां पर यूनिट से कट जाएगी तो मैं यूनिट्स नहीं लिखूं, चलिए तो ये हो जाएगा 1.86, है ना। चलिए अब मेरे को बताओ टीएफ की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये 0.52 से 0.52 कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.86, डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.86 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं 1.86 डिग्री सेल्सियस पर टिक लगा दूं, क्या ये सही होगा, नहीं ये सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ना कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो डिप्रेशन नहीं पूछा है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग। अच्छा अब याद करो, बचपन की बातें याद करो, बचपन में हमने सीखा था कि भैया टीएफ जो होता है वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट, और टीएफ नॉट जो होता है वो आपके प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यहां पर प्योर सॉल्वेंट कौन है, यहां पर प्योर सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है। और डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ जो बड़ा होता है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो बड़ा कौन होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो बड़ा किसका फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा होगा, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। तो हम लोग लिखेंगे टीएफ नॉट माइनस टीएफ, है ना। तो यहां से इस फॉर्मूले को यहां पर लिखो, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कौन बताएगा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.86, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट सर 0, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस टीएफ। तो यहां से टीएफ की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड ये ऑप्शन नंबर होगा बी। राइट और नॉट राइट। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट एंड जेईई आप इजीली सॉल्यूशन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट।
तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन ने डिमांड की है और मुझे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखें। टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव PA नॉट रेशियो PB नॉट इज इक्वल टू 1:3। दो लिक्विड है आपके पास, मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूं। ये दो लिक्विड है, ठीक है। दो लिक्विड को मिलाकर आपने क्या बना दिया है, एक सॉल्यूशन बना दिया। अब इसकी प्योर फॉर्म के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो है आपके ये होता है PA नॉट और ये होता है PB नॉट, और सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर होता है वो P टोटल होता है, वो किसके सम के इक्वल होता है, PA प्लस PB के, ठीक है। ये PA कौन है, PA है द वेपर प्रेशर ऑफ A particles, A liquid in the solution, and PB is vapor pressure of B liquid in the solution, right? और PA नॉट और PB नॉट प्योर फॉर्म में होते हैं, राइट और नॉट, राइट। अब मैं बात करूं यहां पर, तो मोल फ्रैक्शन X1 या XA, ये मोल फ्रैक्शन किसके हैं, ये मोल फ्रैक्शन है आपके किसके, लिक्विड A के सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स, XB लिक्विड पार्टिकल्स B के मोल फ्रैक्शन। और अगर मैं Y1 और YA और YB की बात करूं तो YA कौन होता है, ये वेपर फेज के अंदर A के पार्टिकल्स, A के मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज के अंदर A के मोल फ्रैक्शन, और YB कौन होते हैं, वेपर फेज के अंदर B के मोल फ्रैक्शन, लिक्विड B के जो वेपर बनेंगे उनके मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के अंदर, ठीक है। वेपर फेज के अंदर B के मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यही तो होता है। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या डिमांड की है, आपको बोला है कि टू लिक्विड्स A एंड B हैविंग PA नॉट रेशियो PB नॉट, आपको PA नॉट रेशियो PB नॉट दे रखा है, PA नॉट रेशियो PB नॉट इज इक्वल टू 1:3, and the ratio of number of moles of A and B liquid phase are 1:3, और मोल्स का रेशियो दे रखा है आपको Na/NB का रेशियो दे रखा है आपको कितना, वो भी दे रखा है 1/3, किसके अंदर, लिक्विड फेज के मोल्स का, किसके, लिक्विड फेज के मोल्स का रेशियो दे रखा है 1 इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, और आपको पूछा है कि वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल्स, ए के पार्टिकल्स जो वेपर फेज के अंदर है उनका मोल फ्रैक्शन आपको निकाल। एक बार मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, समझा देता हूं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। देखो, आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर कि दो लिक्विड हैं, सॉल्यूशन, उन दोनों से आपने सॉल्यूशन बनाया है, उनकी प्योर फॉर्म में जो उनके वेपर प्रेशर है उनका रेशियो है 1:3, ठीक है। और बोला है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B इन लिक्विड फेज, और लिक्विड फेज के अंदर A और B का जो रेशियो है सॉल्यूशन के अंदर वो है 1:3। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज के अंदर A का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है। जब सॉल्यूशन और वेपर एक दूसरे के किसमें हो, लिक्विड सॉल्यूशन और वेपर, उसके जो वेपर बने हैं वो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, ठीक है। चलिए, अब मेरे को आप लोग बताओ कि मैं यहां पर फॉर्मूला अगर लिखूं तो आप मुझे बताओगे कि PA का फॉर्मूला YA इंटू P टोटल नहीं होता है क्या, बोलो बच्चों। PB का फॉर्मूला YB इंटू P टोटल, वेपर फेज के पार्टिकल्स का ये फॉर्मूला हमने निकाला था, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो। चलिए, कैसे, अब देखो PA की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहां पर लिखूं PA/PB इज इक्वल टू
वाई ए अपॉन वाई बी, पी टोटल और पी टोटल, पी टोटल से पी टोटल कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब देखो अपने को वाई बी निकालना है, अपने को सॉरी वाई ए निकालना है। अब ये मोल फ्रैक्शन ही तो है, ये मोल फ्रैक्शन, अच्छा मोल फ्रैक्शन का क्या अपने को खासियत होती है कि साहब मोल फ्रैक्शन का सम है जो 1 होता है, तो मैं कह सकता हूँ वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। तो वाई ए की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस वाई बी, तो मैं यहाँ वाई बी की जगह 1 माइनस सॉरी वाई बी की जगह मैं 1 माइनस वाई ए लिख दूँ, ताकि सारा अपने किसकी फॉर्म में आ जाएगा, वाई ए की फॉर्म में आ जाएगा। तो वाई बी की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस वाई, राइट। चलिए अब पी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ मैं कह सकता हूँ कि किसी भी वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के, वो उसके लिक्विड मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई। अब फॉर्मूले के अंदर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, आप पुट कर दो। देखो यहां पर एक्स ए अपॉन एक्स बी की बात करूं मैं, एक्स ए क्या होता है, एक्स ए होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी क्या होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर मैं एक्स ए अपॉन एक्स बी करूं तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा क्या एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी। मोल्स का रेशियो आपको क्वेश्चन के नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी इन द लिक्विड फेज 1:3, तो एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू आपको 1:3 आपको दे रखी है ना, वो इसके अंदर रखनी है। तो अपन यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं, ये मैंने यहां से मिटा दिया है, आप इस चीज को समझ लेना। पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट, इसका रेशियो कितना है, पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट का रेशियो कितना है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1:3। तो मैं लिख देता हूं 1:3 इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी का रेशियो भी, एक्स ए अपॉन एक्स बी क्या आएगा, एक्स ए अपॉन एक्स बी आएगा एन ए अपॉन एन बी, राइट। इसको आप डायरेक्ट यहां से एन ए अपॉन एन बी भी लिख सकते हो, रेशियो जब निकालोगे तो ये फॉर्मूला ही बनेगा एन ए अपॉन एन बी। तो एन ए अपॉन एन बी का भी दे रखा है 1:3, राइट और नॉट। चल अब इज इक्वल टू वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा 3 3 9 इज इक्वल टू वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए, 1 माइनस वाई ए इधर जाएगा और 9a इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 9y a इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ए, वाई ए इधर आएगा तो 10y a इज इक्वल टू 1, वाई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, किसके इक्वल हो जाएगा 0.1 के इक्वल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन है तो कोई यूनिट नहीं है, 0.1 इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ये आपको इस टाइप से, अच्छा ये सारे कॉन्सेप्ट आपको फटाफट करने पड़ेंगे, है ना। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे आप लोग। देखें मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए अपन क्या करते हैं बच्चों, ये मैंने एक कंटेनर लिया, पास में मैंने एक दूसरा कंटेनर लिया, ठीक है। इन दोनों कंटेनर्स को मैं ऐसे पाइप के थ्रू मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। ये मैंने पाइप के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया और यहां पर मैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देता हूं। अच्छा सर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, यहां पर मैंने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को रोक देता है, बस इतना ही समझना है, ठीक है। बायोलॉजी में आपने एसपीएम के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास करेगा और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को रोक देगा, राइट। चलिए तो यहां पर हमने एक एसपीएम लगा दिया जो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास करे। अब इस कंटेनर में हम क्या करते हैं बच्चों,
इस कंटेनर के अंदर मैंने प्योर सॉल्वेंट भर दिया। इस कंटेनर के अंदर मैंने प्योर सॉल्वेंट भर दिया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैं सॉल्यूशन फिल कर रहा हूं जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर दिया, सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, ये 1 लीटर लिया है तो ये भी 1 लीटर है। ठीक है, अब मुझे बताओ ज्यादा सॉल्वेंट किधर है, इधर ज्यादा सॉल्वेंट होगा क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर ये 1 लीटर, ये भी 1 लीटर है, ये 1 लीटर प्योर सॉल्वेंट है, इस 1 लीटर में सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी है, तो दोनों का कंपेयर करें तो सॉल्वेंट इधर कम है और इधर ज्यादा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट इधर की ओर मूव करेगा, बोलो भाई, सॉल्वेंट इधर की ओर मूव करेगा। तो अब ये सॉल्वेंट इधर की ओर मूव करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। किस पर, वो प्रेशर, एक तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके अलावा हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे पाई। किस लिए, इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकने के लिए। सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट के कंटेनर से सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहा है, इसको रोकने के लिए एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। किस पर, सॉल्यूशन पर। उस प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उस प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर मूव, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का एसपीएम को पास करके सॉल्यूशन की ओर मूव होना, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन की ओर चलना। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर अप्लाई किया गया प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर अप्लाई किया गया प्रेशर, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, पाई से प्रेजेंट करते हैं। ये पाई वो वाला पाई नहीं है कि आपने 22/7 बोल दिया या 3.14 बोल दिया, नहीं, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग पाई को डिनोट करेंगे, राइट। चलिए, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from pure solvent to solution is called osmosis। इसको हम osmosis बोलेंगे। अरे बोलो भाई, और ऑस्मोसिस, ये तो ऑस्मोसिस हो गया। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर आप लोग अप्लाई करोगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस applied pressure on solution is osmotic pressure। अगर पहले ये मान लेते हैं एक एटीएम है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके अलावा आपने जो प्रेशर लगाया ये है पाई है, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ये 1 एटीएम इधर भी था। ये प्रेशर कितना होना चाहिए जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, ठीक। चलिए,
इसको अपन पाई से डिनोट करते हैं। अब इसके बारे में कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देख लेते हैं हम लोग, वो ध्यान रखना है आपको। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to concentration of solution। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है, और इस कॉन्सेंट्रेशन को भी हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, मोलैरिटी। मोलैरिटी से लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मैं यहां पर बोल देता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ठीक। अब मैं बात करूं, जब ये ऐसे लिखते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहां पर गैस कांस्टेंट लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू CRCT। और इसको ज़्यादा अच्छे से लिखने और याद रखने के लिए अपने को ध्यान रखना है, ये पाई ये यहाँ पर T के प्रोपोर्शनल होता है, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये C के और T के। दोनों इक्वेशन से अपन बोल सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू CT, और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लगता है जिसको अपन R बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है पाई इज इक्वल टू RCT को मैं CRT लिख सकता हूं, ठीक है। C यहां पर क्या है, C यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है, R यहां पर गैस कांस्टेंट है, और T यहां पर बच्चों टेम्परेचर है, जिसको अपने को केल्विन में लेना। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इस फॉर्मूले के अंदर अपन किस में लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी लेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहां पर, मोल पर लीटर, राइट। बोलो भाई। चलिए अब आगे बात करें हम, तो यहां पर जो ये गैस कांस्टेंट R है उसकी वैल्यूज आप लोग ध्यान रखना। गैस कांस्टेंट R की वैल्यूज आप लोग ध्यान रखना। R की वैल्यू 0. यहां पर 8.314 आपके जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एक यूनिट। एक तो ये आपके होती है R की वैल्यू, और दूसरी R की वैल्यू आप याद रखो 0.0821। आप 3 लेते हैं तब बार और 2 लेते हैं तो जो है ATM। आप ये एक वैल्यू याद रखो 0.0821, यहां पर बार या ATM अपॉन ATM नहीं है, बार और ATM, ठीक है। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये दो आपको R की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर R यहां पर गैस कांस्टेंट है, C कॉन्सेंट्रेशन है जिसको अपन मोल पर लीटर में लेंगे, और T टेम्परेचर है जिसको अपने को केल्विन में लेना है, और पाई यहां पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। जिसकी वैल्यू R के अंदर अगर आपने बार में ली है तो बार में आएगा, और आपने ATM में ली है तो ATM में, ठीक। चल अब बात कर रहे हैं हम भाई, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ये आपके किस पर लगेगा, ये आपके लगेगा किस पर, यहां पर मैंने यहां पर SPM लगा दिया, ये SPM लगा दिया हमने, ठीक है। ये सॉल्वेंट है प्योर। अब ये प्योर सॉल्वेंट किधर मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। ये प्योर सॉल्वेंट इधर मूव करेगा, ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन की सरफेस पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाई,
ठीक है। अब ये पाई की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि ये रुक जाए, ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूट की सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहा है ये रुक जाए। अब पाई की वैल्यू, जब ये जो प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई के इक्वल होनी चाहिए, पाई के इक्वल होनी चाहिए, प्रेशर की वैल्यू पाई के इक्वल होनी चाहिए, तब ये जो है प्रोसेस रुक जाएगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा, है ना। अगर प्रेशर की वैल्यू पाई से कम हो तो फिर ऑस्मोसिस होता रहेगा। अगर प्रेशर की वैल्यू पाई से ज्यादा हो जाएगी, पाई का मतलब कि इस प्रोसेस को रोकना, अगर प्रेशर की वैल्यू पाई से ज्यादा हो जाए तो ये प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाएगा, और उसी को हम लोग आगे बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखें ध्यान से कि पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू, यहां पर क्या आया है, CRT। अब इसको थोड़ा सा अगर हम आगे और लिखें तो कंसंट्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपके नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स, आपके किसके, सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर ml में होगी तो वॉल्यूम, तो सर आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R इंटू T इंटू 1000। बोलो भाई, चलिए ये बात तो सही है सर। अगर मैं यहां पर मोल को आगे लिखूं, मोल को आगे लिखूं तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ ए। ए यहां पर कौन है, सॉल्यूट। ए को हम सॉल्यूट और बी को सॉल्वेंट बोलते हैं, NaWA, ठीक है। और Ma इंटू VmL इंटू R इंटू T इंटू 1000, ये भी पाई का फर्क, ठीक है। आप इसको WA से लिखो या फिर W2 से लिखो, आपकी इच्छा है, ठीक है। N2 का मतलब 2 को हम सॉल्यूट मानते हैं और 1 को सॉल्वेंट मानते हैं, ठीक है। तो ये आप W2 अपॉन M2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पाई यहां पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, W2 क्या है, मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T यहां पर क्या है बच्चों, टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू आपको केल्विन में लेनी है। V यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये लीटर में तो ठीक है, ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पाई की वैल्यू आ जाती है। ये फॉर्मूला आपके काफी काम आने वाला है, ठीक। चलिए अब अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं आपको कि अगर इसमें 3 टाइप के प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। अगर 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, अगर आपके पास 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन के पाई की वैल्यू, अपन यहां पर 2 सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। इसमें जो ऑस्मोसिस रोकने के लिए जितना प्रेशर चाहिए वो है पाई 1, इसमें ऑस्मोसिस रोकने के लिए जितना प्रेशर चाहिए वो है पाई 2। अगर इन दोनों में पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है, दोनों सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो प्रेशर है वो इक्वल है, तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर पाई 1 ज्यादा है पाई 2 से, तो जो ज्यादा वाला है, जो ज्यादा वाला है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो ज्यादा वाला है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जो कम वाला है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इसका बायोलॉजी के अंदर भी बहुत यूज है, इसका बायोलॉजी के अंदर भी बहुत यूज है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी अपन आइसोटोनिक हाइपरटोनिक के क्वेश्चंस करेंगे। अगर पाई 1 जिसकी वैल्यू
अगर दो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में आपके जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है उसको हाइपरटोनिक और जिसकी वैल्यू कम है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। दोनों सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इक्वल है तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं उन दोनों को। ठीक है, चलिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए ऑफ सॉल्यूशन। अलाउ द पासेस ऑफ, ये सिर्फ अलाउ करता है, किसको पास करता है? सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थ्रू इट? नहीं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को ये पास नहीं करता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू इट, हाँ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ये पास करता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के नहीं, आइदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट नहीं, किस केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ये पास करेगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को जो है क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस करना है तो फिर कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। मोलरिटी दे रखी है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, आपको सी की वैल्यू दे रखी है 0.2 मोलर मोल पर लीटर। ठीक है, ऑफ यूरिया एट टी की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन। ठीक है, आर की वैल्यू भी दे रखी है आपको 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक, चलिए अब आपको पूछा है क्या निकालो? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू सी यहां पर कितना है? सी है 0.2, आर कितना है? 0.082 इंटू टी है 300। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप कैलकुलेशन के लिए पाई की वैल्यू जब 0.0821 लेते हैं तो इसकी जगह आप जो है 1/12 यूज कर लें। क्या यूज कर लें? 1/12। और 8.314 यूज करते हो तो इसकी जगह आप 25/3 यूज कर लें। कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी। ठीक है, तो अपन 0.082 की जगह हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? हम लोग 1/12 यूज कर लेते हैं। इसकी जगह हम 1/12, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1/12 के इक्वल ही होती इंटू 300। तो अपनी कैलकुलेशन आसान रहेगी। ये पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 लग गया, 0 से 0 कट गया और आपके ये 3 से कट रहा है कितनी बार? 4 3 जा 12 और ये 3 से कट रहा है 10 टाइम्स। ठीक है, और ये कट गया आपके 2 और ये कट गया 5 और ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5। ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ गया? ये ऑलमोस्ट आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब कि ये इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1/12 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 5 के इक्वल आ गया। 5 एटीएम प्रेशर है तो एटीएम, तो 5 के ऑलमोस्ट ये वाली वैल्यू है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 4.92। तो आप लोग इजीली ये समझ पाए होंगे, इजीली आप लोग ये समझ पाए होंगे किस टाइप से ये क्वेश्चन हमने फॉर्मूला लगा के किया है। ठीक है, इजी था। ये वाला क्वेश्चन देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि कितना है? पाई की वैल्यू दे रखी है 7.48 एटीएम एट 27 डिग्री सेल्सियस। टी की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज टू बी यूज्ड इन इंट्रावेनियस इंजेक्शन दैट इज टू हैव सम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं बेसिकली, आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है एट 27 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं टू बी यूज, जिसको हमने इंजेक्शन के लिए, ग्लूकोज को हमने इंजेक्शन के लिए यूज किया, दैट इज टू हैव सम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, जो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पाई इज इक्वल टू CRT लगाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या बोला? नंबर ऑफ ग्लूकोज, यहां पर
आपको एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर आपको क्या नहीं दे रखा है, वॉल्यूम नहीं दे रखी है, नंबर ऑफ ग्लूकोज। यहां पर इस क्वेश्चन को करेक्ट कर देना, यहां पर लिखना है नंबर ऑफ ग्लूकोज पर लीटर, पर लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ ग्लूकोज पर लीटर। मैं अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ये इजीली दिख जाए। नंबर ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ ग्लूकोज पर लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्लूकोज निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज पर लीटर, ठीक है, तो वो निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज पर लीटर क्या होगा, पर लीटर का मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है कंसंट्रेशन। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम पर लीटर, 1 लीटर दे दिया तो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, n के इक्वल हो जाएगी। कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, अगर क्या हो वॉल्यूम 1 लीटर हो, ठीक है। तो इजी है, तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू CRT होता है, तो पाई यहाँ पर 7.48 है, C की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 1, R की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी है, तो अपन R की वैल्यू लिख देंगे, क्या लिखें 0.0, जो लिखोगे उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है। तो यहां से ये प्रेशर किस में है, ये प्रेशर है आपके 7.48 ATM, तो ATM में ही लेनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली ATM से ATM कट गया देखो, ठीक है, ये 1 लीटर है, लीटर से लीटर कट गया, केल्विन इनवर्स से केल्विन कट गया, अब ये मोल इनवर्स इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। तो n की वैल्यू किस में आ जाएगी, मोल्स में, मोल्स में निकालना है, मोल्स ही निकालना है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7.48, मैं सारी यूनिट के अलावा लिख देता हूँ, इज इक्वल टू n इंटू 0.082 इंटू 300, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से, तो ये आ जाएगी n इज इक्वल टू 7.48 अपॉन 0.082 इंटू 300। अभी मैंने बताया था 0.082 की जगह आप लोग क्या ले लिया करो 1/12, तो ये 1/12 करोगे तो 12 चला जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा कितने टाइम्स, ये कट जाएगा 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा कितना आपके 4 7 जा 28, 2 बच गया 0, 4 5 जा, यही तो होगा, और ये कट जाएगा कितने टाइम, कट रहा है कि हाँ 3 2 जा 6, 1 3 5 जा, ये कट गया, तो ये आ जाएगा आपके 7.48 अपॉन 25, ठीक है। पॉइंट हटा दो, यहाँ पर नीचे 2 0 लगा दो, अब 748 के अंदर आप 25 का डिवाइड कर दो, 25 दूनी 50, ये 4, 7 में से 5 गए 2, ये 8, ये कितनी बार चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके 25, 8 बार, 25 इंटू 8 कितने होते हैं 200, 25 इंटू 8 200, और 25 इंटू 9 225, ठीक है। तो ये चला जाएगा 9 बार 225, ये हो गया, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब ये 0 आ गया, अब ये और कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ठीक है। तो 29.9, ये आपके कितना आ जाएगा 29.9, ये मैं हटा दूं, ये आ जाएगा आपके 29.9 अपॉन ये 100 बचा हुआ है, तो 100 का डिवाइड करोगे 0.299, अब 0.299 ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा, तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीजें, ये अप्रॉक्स किसके इक्वल हो जाएगा 0.3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो काफी चीजें जो है जल्दी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। मैंने अभी बताया था आपको कि जब जो सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करोगे वो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए,
ये जो प्रेशर अप्लाई करोगे ये ग्रेटर देन पाई हो जाए तो ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पर क्या है, एसपीएम है। ये प्रोसेस है जो उल्टा डायरेक्शन के अंदर होने लग जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, वो क्या है, पानी को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्टेड वाटर। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, ये है प्योर वाटर और ये है इम्प्योर वाटर। और ये मान लेते हैं ये क्या है, एसपीएम है। ये क्या है, एसपीएम। यहां पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, कितना अप्लाई करेंगे, P इज ग्रेटर देन पाई, पाई से ज्यादा। तो ये जो प्रोसेस है ये किस डायरेक्शन में होने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में होने लग जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये इस डायरेक्शन में होने लग जाएगा। एक सेकेंड, ये क्यों हो रहा है यार? इस डायरेक्शन में होने लग जाएगा। तो अब ये सिर्फ सॉल्वेंट के पार्ट, अब इम्प्योरिटी के अंदर क्या है, वाटर प्लस मान लेते हैं सॉल्टेड वाटर है तो सॉल्ट है। अब सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो पास होते नहीं है एसपीएम में से, ये एसपीएम है। ठीक है, एसपीएम में से क्या पास होंगे, सिर्फ एसपीएम में से केवल आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल। सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है जो कि प्योर वाटर है। तो वाटर जो है इसके अंदर आने लग जाएगा और यहाँ पर केवल और केवल क्या बच जाएंगे, सॉल्ट बच जाएंगे। यहाँ पर केवल और केवल सॉल्ट बच जाएंगे। ये प्योर वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है, ये इस प्योर वाटर वाले कंटेनर में आने लग जाएगा। इसको हम जो है यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे एक अलग कंटेनर के अंदर लगातार। तो इस टाइप से जो है रिवर्स ऑस्मोसिस, ये प्रोसेस क्या है बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा जो है सॉल्टेड वाटर का, इम्प्योर वाटर का प्योरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। चलिए, अब ये लास्ट टॉपिक है और ये है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक, चलिए इसको देखो आप लोग। अब एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब ये है, देखो अगर मैंने यहां पर कोई कोवेलेंट कंपाउंड लिया, जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया जैसे यूरिया, ठीक है, और यूरिया को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व करके क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब इसकी जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखता हूं, इसकी जब मैं कॉलिगेटिव, जैसे मान लो ये मैंने इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या देखी, ये मैंने देख ली, डेल्टा टी भी देख लिया। तो डेल्टा टी भी क्या आएगा, के बी इंटू एम आएगा। ठीक, के बी इंटू एम आएगा। अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, मान लेते हैं यहां पर मैंने NaCl लिया और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और क्या बना दिया बच्चों, और मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया। बोलो भाई, मैंने यहां पर KCl लिया, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और उसका एक सॉल्यूशन बना दिया। तो मुझे यह देखने को मिला कि जब NaCl लिया तो जो डेल्टा टी बी इसका Kb इंटू एम आ रहा है, इसका जस्ट डबल हो गया, 2Kb इंटू एम हो गया। KCl को मिला है तो भी इसका जो डेल्टा Kb का मान है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, वो डबल हो गया। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये डबल कैसे हो गया भाई, ये डबल कैसे हो गया। और कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसको जब हम मिलाते हैं तो उसका जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हाफ हो जाती है।
कुछ में डबल हो जाती है, कुछ में 1.5 गुना हो जाती है, कुछ में जो है फ्रैक्शंस के अंदर भी, पॉइंट्स के अंदर भी जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, कुछ में आधी हो रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे जरूरी बात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टार्टिंग के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि हम सॉल्वेंट के अंदर क्या मिलाते हैं? सॉल्वेंट के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, दे नॉट ब्रेक्स इन आयंस। ये जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं। जब यूरिया पहले एक था, बाद में भी एक ही है, सॉल्यूशन बना तो भी यूरिया का एक ही यहाँ पर जो है मोल है, लेकिन NaCl यहाँ पर इसका 1 मोल है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये गया सॉल्यूशन के अंदर Na+ और Cl- में टूट गया, ये डबल हो गया। क्या हो गया? डबल हो गया, दुगना हो गया। Na+ और Cl- 2 आयंस में टूट गया, K+ और Cl- 2 आयंस में टूट गया। तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं कर रही है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स वेरी कर रहे हैं, और जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स वेरी करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स चेंज होते हैं, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। और एबनॉर्मल मोलर मास की कैलकुलेशन करने के लिए हम वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करेंगे, और उससे हम लोग ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करें। ठीक है, तो वेंट ऑफ अब अगर मैं बताऊं आपको कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब वेरी करे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट हो। क्या हो? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस में टूट जाते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर? 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं, 100% टूट जाते हैं, या फिर 100% एसोसिएटेड हो जाते हैं। डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यहाँ पर 2 टर्म्स यूज कर। डिसोसिएशन के अंदर टूटेंगे और एसोसिएशन के अंदर बनेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे एसिटिक एसिड लेंगे हम। अगर मैं एसिटिक एसिड लूं, जैसे मैंने यहां पर एसिटिक एसिड के 2 मोल लिए, और इसका जब सॉल्यूशन बनाता हूं मैं, तो ये दोनों एसिटिक एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, 1 मोल बन जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? एसोसिएशन हुआ है। एसोसिएशन यानी जुड़ना, डिसोसिएशन यानी टूट। ठीक है, तो एबनॉर्मल मोलर मास कब आता है? जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो। क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होता है तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल मोलर मास कब निकालेंगे? जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज होगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज होगा तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड नहीं होती है। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोलाइट solute is used। दूसरी बात है, हम लोग किससे ये सारा कैलकुलेशन करेंगे? वो करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर से। वेंट ऑफ नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपना फैक्टर दिया। उसने बोला कि आप किसी भी एबनॉर्मल मोलर मास में वेंट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, आपके वो नॉर्मल मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल से नॉर्मल बनाने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर का यूज किया जाता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। और ये आई क्या होता है बच्चा? अभी समझ लें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, आई जो होता है वो होता है आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद में जो पार्टिकल्स बचेंगे उसको, और उससे पहले वाले पार्टिकल्स का जो रेशियो होता है, पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन
पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, इसको हम वेंट ऑफ फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला हमने को यूज करना है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एबनॉर्मल, भाई जब पार्टिकल एसोसिएट और डिसोसिएट हुए तभी तो एबनॉर्मल मोलर मास हुआ है, उससे पहले तो नॉर्मल ही था, उससे पहले तो एबनॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास। अगर एबनॉर्मल और नॉर्मल मोलर मास इक्वल है तो आई की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब है कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आपको तो बस इतना समझना है कि एबनॉर्मल मोलर मास में नॉर्मल मोलर मास का हम रेशियो लिखते हैं तो फिर हमें वांट ऑफ फैक्टर आई मिलता है। उसके लिए हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है ऐड होना और डिसोसिएशन का मतलब है ब्रेक होना। ठीक, बोलो चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अगर आई की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो सकती है, अगर 1 से आई की वैल्यू बड़ी है, अगर 1 से आई की वैल्यू बड़ी है तो समझ लो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। और आई की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तो समझ लो क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अभी आपको सारी चीजें बहुत ही बेसिक से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, इसमें 2 केस बनते हैं, एक में बनता एसोसिएशन का, एक में बनता डिसोसिएशन का। अपन पहले केस नंबर 1 लेते हैं, केस नंबर 1, और ये किसका केस है? डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन का मतलब है कि जो है आपने मैटर लिया था वो पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर आपने एक सब्सटेंस लिया A जिसको आपने सॉल्यूशन बनाया, तो n पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, n पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, A था, मान लो ऐसे है ना, जैसे अपन ऐसे लेते हैं ना, जैसे A और यहां पर 2, ठीक है, और ये बन गया 2A। ठीक है, तो A2 जो मॉलिक्यूल था वो 2A के अंदर 2A एटम्स के अंदर ब्रेक हो गया। ठीक है, अब A और A अलग अलग है, पहले A और A जुड़े हुए थे तब इसलिए इसको अपन A2 लिखते थे। ये बेसिक बातें आप लोगों को पता। ठीक है, AN था वो Na के अंदर ब्रेक हो गया, ये डिसोसिएशन हुआ। राइट और नॉट राइट? ठीक है, अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों, T = 0 पर इसके 1 मोल थे, तो इसके कितने मोल थे? 0। अभी तो डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये 0 होगा। ठीक है, ये कुछ जो है इक्विलिब्रियम की बातें हैं, आप लोगों को 11th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो, नहीं तो बेसिक बातें आपको समझ। T = T पर, T = T पर मान लो 1 माइनस ये x मोल डिसोसिएट हुए। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, अभी अपन इसको समझेंगे। तो ये x मोल डिसोसिएशन हुए, तो ये क्या हुए? x मोल यहां पर, इसमें से x कम हुए तो इसमें इतने x बने, इसमें इतने x कम हुए, एक में से इतने x कम हुए। यहां पर रिएक्टेंट के अंदर तो कमी होगी और प्रोडक्ट के अंदर जो है बढ़ेगा, प्रोडक्ट के अंदर वृद्धि होगी। ठीक है, NX जो है बन गया, x कम हुआ तो यहां पर n मोल x बढ़ गया। ठीक है, चलिए, तो ये x जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर जो आपके I निकालोगे तो वो होगा आपके टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो आफ्टर डिसोसिएशन ये पार्टिकल्स है। ठीक है, ये आफ्टर T = T पर डिसोसिएशन हो गए, जिसके अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के गिनेंगे, तो डिसोसिएशन के अंदर कितने हो जाएंगे? 1 माइनस x प्लस NX अपॉन, उससे पहले T = 0 पर बिफोर डिसोसिएशन, ये T = 0 क्या है? बिफोर। T = T क्या है बच्चों? आफ्टर। तो बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0। ये डिसोसिएशन के केस में आप I की वैल्यू आप हमेशा याद रखना।
तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स। 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स में से आप क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो ये आई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स। ये आई की वैल्यू यहां पर आ जाती है। डायरेक्ट आप डिसोसिएशन के केस में ये वाला फॉर्मूला निकालो, लगाओ और x की वैल्यू निकालो। x यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ डिसोसिएट आयंस, कितने आयंस टूटे हैं वो n है। x क्या है बच्चों, x है आपके डिग्री ऑफ इसको कई जगह अल्फा से भी लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखो मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने ये लिया KCl, तो ये KCl टूटने के बाद K प्लस Cl माइनस आ जाएगा। अब देखो कितने आयंस में ब्रेक हुआ है, वही आपके N की वैल्यू है। N यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x डिपेंड करेगा बच्चों कि आपकी कितने प्रतिशत जो है डिसोसिएशन हुआ। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है। 1 का मतलब होता है 100% डिसोसिएशन होगी। x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं यहां पर लिख देता हूं, मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। मैक्सिमम x की वैल्यू 1 हो सकती है। कब होगी, जब 100% डिसोशिएट हो। जब 100% डिसोशिएट होगा तो x की वैल्यू 1, राइट। अब वो डिसोशिएशन अगर कुछ नहीं दे रखा है, अगर 100% डिसोशिएशन दे रखा है, तब तो अपने को x क्या रखना है, तब अपने को x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, जैसे 20% डिसोशिएशन बोला है, 20% डिसोसिएशन बोला है, तो परसेंटेज से वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 100 का डिवाइड करोगे, मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 80% अगर डिसोसिएशन बोला है तो मतलब कि 80/100 कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इस हिसाब से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको, यहाँ पर बच्चे बहुत अटकते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ोगे इस टाइप से तो आप लोग इजीली सारी चीजों को कवर कर लोगे और कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे बताओ MgCl2 के अंदर Mg2 प्लस 2Cl माइनस, यहां पर N की वैल्यू कितनी है, यहां पर जितने आयंस में ब्रेक हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर वाला चार्ज नहीं देखना है बच्चों, अपने को देखना है ये इसका 1 है और इसके कितने आयंस है, Cl माइनस के 2 आयंस है, तो N की वैल्यू 3, राइट। चलिए बोलो भाई। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट केस नंबर 2 फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए हम बात करें तो एसोसिएशन के लिए पहले जो पार्टिकल्स थे वो कितने थे, Na थे, कितने थे, Na थे, और एसोसिएट होकर कितने हो गए आपके, कितने हो गए, An हो गए। यही तो हुआ, ठीक है। Na थे जो कि एसोसिएट होकर An बन गए, ठीक है। कम हुए, डिसोसिएशन के अंदर ज्यादा होते हैं, एसोसिएशन के अंदर कम हो, आपस में जुड़ते हैं, जुड़ के ज्यादा नहीं होते, आपस में जुड़ के कम हो जाते। पहले अलग अलग थे तो ज्यादा थे, फिर जुड़ के एक हो गए, एकता में अनेकता में एकता। चलिए, तो ये बन जाता है An, राइट। चलिए अब मैं आगे बात करूं आपसे, अगर मैं यहां पर A लेकर, यहां पर अपने को 1 लेना है, यहां पर 0 लेना है ना, तो यहां पर 1 मोल लेने के लिए अपन Na से डिवाइडेड बाय n कर देते हैं, डिवाइडेड बाय n करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा A, और यहां पर क्या आ जाएगा, An/n, ठीक। चलिए अब मान लेते हैं कि t = 0 पर ये कितना है, 1 है, ये 0। t = t पर ये कितना हो जाएगा, 1 - x, और यहां पर इस कॉफिशिएंट से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर कॉफिशिएंट क्या है, 1/n, वहां पर n था इसलिए nx हुआ, यहां पर क्या होगा, x/n होगा, ये कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा 1/n, ठीक। तो ये x/n हो जाएगा। अब आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन देख लेते हैं, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन कितना आ गया, 1 - x प्लस x/n अपॉन
1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो, ये है बिफोर, ये है बिफोर, और ये क्या है आफ्टर। पहले में ऐसा था, फिर में ऐसा हो गया, ठीक। तो यहां से 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन, यहां से आप x कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू एक्स। ये आ जाएगा आपके I की वैल्यू फॉर एसोसिएशन, जहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ एसोसिएट पार्टिकल्स, x क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन के अंतर। बोलिए, अरे भाई बोलो, पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, बाउंस तो नहीं हो रहा है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द सॉल्यूशन कैन बी एक्सपेक्ट टू बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। ये बताना है कि इसमें से कौन से आइसोटोनिक, 1 मोलर यूरिया एंड 1 मोलर NaCl आइसोटोनिक नहीं होंगे सर। क्यों? क्योंकि आइसोटोनिक वो होते हैं जिनकी पाई की वैल्यू सेम आती है, और पाई क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पाई क्या है कॉलिगेट। तो यूरिया के लिए तो पाई बराबर CRT होगा, और NaCl के लिए सर पाई इज इक्वल टू, ये तो आयंस में टूट जाएगा, ये तो एबनॉर्मल मोलर मास है तो 2 CRT होगा, ये 2 आयंस में टूट जाएगा। यहां पर I की वैल्यू निकालेंगे, I इंटू CR2, मैं ऐसे लिख दूं पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT, और जिसमें I इक्वल हो जाए तो ये समझ लेना, यहां तो I इक्वल है नहीं, क्योंकि NaCl में I की वैल्यू क्या आएगी, डिसोसिएशन के बाद में NaCl में Na+2/1 आ जाएगा, है ना। और इसके अंदर ये यूरिया के अंदर I की वैल्यू 1 है, तो ये वाले फॉर्मूले में यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर दोनों पाई की वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर CR और टेम्परेचर सेम है तो भी I अलग अलग, I सेम है जिसमें 1, इसमें यूरिया और MgCl2, इसमें भी MgCl2 के अंदर I कितना आ जाएगा, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो 3/1 आ जाएगा, ठीक है। तो डिसोसिएशन के बाद ऐसे समझ रहे हो ना तुम, देखो MgCl2, ये Mg+2 + 2Cl-, डिसोसिएशन के बाद में आयंस कितने हो गए 3 अपॉन पहले 1। सर अभी तो आपने फॉर्मूला दूसरा लिखा है, हाँ वो फॉर्मूला तब यूज करो जब आपको जो वैल्यू 100% डिसोशिएट नहीं हो, 100% हो तो इससे निकल जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या था, देखो ये वाला फॉर्मूला था आपके डिसोशिएशन के अंदर, ये वाला फॉर्मूला था, है ना, 1 + n-1 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला लगाओगे I इज इक्वल टू, ये वाला हटा देता हूं, 1 + n-1 इंटू एक्स, तो भी यही फॉर्मूला, ये आंसर आएगा। 1 + n कितना है, n कितना है 3, भाई नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 3, -1, x कितना है, अब 100% डिसोशिएट होता है तो इसको अपन 1 मानते हैं, तो 1 + 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। और अगर 100% डिसोशिएट हो तो आप डायरेक्ट ऐसे ही निकालो, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोशिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, तो ये हो जाएगा 3/1 डायरेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला आप तब यूज किया करो जब डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की वैल्यू कुछ दे रखी हो, है ना, 100% डिसोशिएट ना हो या फिर 100% एसोसिएट ना हो, ठीक है। अदरवाइज आप अगर आयंस में ब्रेक करना जानते हो तो आप डायरेक्ट जो है I की वैल्यू निकाल दोगे। तो यहाँ पर I जो है वो I 3 है, ठीक है, और यूरिया क्योंकि ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है तो यहाँ पर I की वैल्यू, तो आयंस में ब्रेक होगा नहीं, I की वैल्यू 1 है। ये NaCl और Na2SO4 की बात करें, ये कितने आयंस में टूटेगा ये देख लो डायरेक्ट, ये 2 आयंस में टूटेगा, और ये टूटेगा सर 2Na+
और SO4 माइनस, मतलब कि 2 और 1 3 आयंस में टूटेगा, तो I की वैल्यू सेम नहीं है सर। इसके अंदर सर ये टूटेगा Ca2 प्लस 2 NO3 माइनस, मतलब कि 1 और 2 3 आयंस में टूटेगा सर ये। अच्छा, मोलरिटी सबकी सेम दे रखी है, तो ये टूटेगा सर कितने में, आपके 2Na प्लस SO4 माइनस, 2 और 1 3। तो यहां पर I की वैल्यू, आयंस सेम है, सेम आयंस में टूट रहा है, तो I की वैल्यू इक्वल होगी, और I की वैल्यू इक्वल होगी तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये वाले सॉल्यूशंस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, कंपेयर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आपको कंपेयर करना है किसका। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि भाई आपके डेल्टा टीबी, यही तो होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर क्या होता है, मोल m इंटू के बी, यही तो होता है, बोलो यही तो होता है ना, m इंटू के बी, ठीक है, m इंटू के बी। तो अगर मैं बात करूं आपके कि के बी और m पर डिपेंड करता है, और साथ में किस पर डिपेंड करेगा, I पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, बस ये एबनॉर्मल से नॉर्मल ऐसे ही करते हैं हम, I से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूं, फिर इसको कंपेयर करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एबनॉर्मल से नॉर्मल कैसे करते हैं हम लोग, बाय मल्टीप्लाइंग वेंट ऑफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई करके। मतलब कि ये सारे के सारे फॉर्मूले ध्यान से देख लेना, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। पहली के अंदर मैं लिख रहा हूं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो वो क्या होती है, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, यही तो होता है। तो x2 इक्वल टू ये होता है, इज इक्वल टू x2 लिख दूं यहां पर, ठीक है। तो ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, यहां पर अपन I से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, I से, ठीक है। अब रिलेटिव, अब ध्यान से समझ लेना, एक फॉर्मूला तो अपन ये देखते हैं, लेकिन है क्या वास्तव में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर लोअरिंग का फॉर्मूला तो यही है, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2, यही तो फॉर्मूला है, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। तो अगर मैं बात करूं इसको हमें किसमें, नॉर्मल में करना है, तो हम लोग I से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से I से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी टाइप से आप दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्ट लिख दो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, यही वाला फॉर्मूला क्वेश्चन कर रहे थे हम, ठीक है। तो इसको भी हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे ही तीसरा बताओ मुझे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, इसको हम क्या करेंगे, I से मल्टीप्लाई कर देंगे, वांट ऑफ फैक्टर से, ठीक है। और फोर्थ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू CRT, और इसको भी हम क्या कर देंगे, I से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, आपके नॉर्मल क्वांटिटीज में आ जाएंगे, आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, कंपेयर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहां पर सबकी मोलरिटी आपको सेम दे रखी है। मैं यहां पर एक चेंज अगर करना चाहूं तो यहां पर मैं
आपके स्मॉल m कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं, स्मॉल m, ठीक है। उससे आपको क्या होगा कि ये मोलेलिटी दे रखी है, ठीक है, सबकी क्या दे रखी है बच्चों, मोलेलिटी दे रखी है, ठीक है। अब मोलेलिटी सबकी दे रखी है, अब अपने को बताना है कि किसका जो है ज्यादा होगा। यहाँ पर मोलेलिटी सेम है सबकी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर डेल्टा टी बी ज़्यादा किसका होगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कह सकता हूँ कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस फॉर्मूले से बोलूँ डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका जो है एलिवेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एलिवेशन उसका बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होगा। आई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन पर। अब देख लो किसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस जिसके अंदर ज्यादा, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1 + n-1 × x, ठीक है। या फिर अगर आप 100% डिसोशिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप डायरेक्ट लिखो कि इसके अंदर आयंस ज्यादा होंगे। जैसे BaCl2 है तो ये टूटेगा Ba2 + 2Cl-, यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर मैं बात करूं KCl की, तो KCl के अंदर यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, I की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 2 और 1 3/1, 3/1 3 हो, ठीक है। KCl के अंदर K + Cl-, तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 1 2 2/1, तो ये I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर I की वैल्यू 3। FeCl3 के अंदर आप लोग बताओ, FeCl3 के अंदर Fe3 + 3Cl-, ये आ जाएगी 4/1 = 4। और आपके Fe2SO4 थ्राइस के अंदर 2Fe2+ या 3+ और SO4 2-, और ये कितने आएंगे 3। तो ये आयंस कितने आए, 3 और 2 5, तो I की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि यहाँ पर 5/1 होगा। तो I की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, I की वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी है 5, इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 2, और इसकी कितनी है 3, ठीक है। तो सही अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ सही आप ऑर्डर बताओ कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डी का। क्यों, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, जिसका आई ज्यादा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, ठीक है। तो डी, उसके बाद में सी, उसके बाद में ए, और उसके बाद में बी। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट। ये चीजें आप लोग समझ रहे हो, चलिए बहुत अच्छी बात। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, 1% W/V KCl solution is ionized the extent of 80%। 80% आयोनाइज हो गया आपके KCl सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई = CRT। अच्छा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन है तो एबनॉर्मल मोलर मास है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, आई का, तो ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आई निकाल देते हैं हम, ठीक है। इसने बोला है 80% डिसोशिएट हुआ है, 80% डिसोशिएट का मतलब है आयोनाइड हुआ, 80% आयोनाइज्ड, इसका मतलब यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 80/100 = 0.8, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं KCl की बात करूं तो KCl K+ और Cl- में टूटेगा, तो यहाँ पर N की वैल्यू, नंबर ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल्स कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो N की वैल्यू 2 है। हम I की वैल्यू डायरेक्ट कब निकालते हैं, तब 100% आयोनाइज्ड होता है। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, I = क्या, 1 + n-1 × x। 1 + n कितना है, n है 2, -1 x कितना है 0.8, तो ये हो जाएगा 1 + 2 - 1 1, और ये 0.8, तो ये हो जाएगा 1.8, ये आ जाएगा क्या, आई आ जाएगा। आई आ गया बच्चों। अब फॉर्मूले के अंदर लगा दो आप, पाई = CRT, तो पाई = सी की वैल्यू यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर देखो 1%, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1% W/V का मतलब क्या है कि इन 100 ml सॉल्यूशन
1 ग्राम KCl इज प्रेजेंट। ठीक है, तो KCl का जो ग्राम में वैल्यू है वो कितनी है KCl की 1 ग्राम, और वॉल्यूम कितनी है 100 ml है। तो मोलरिटी जब कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो मोलरिटी के फॉर्मूले लिख देंगे। तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT, समझने की कोशिश करना। तो आई की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई इंटू सी, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ml में है तो ऊपर 1000, वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इंटू R इंटू T, और अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए, आई की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, आई की वैल्यू आई है सर 1.8। तो यहाँ पर मैं जगह कम है, यहाँ पर लिख देता हूँ 1.8 इंटू एन, यहाँ पर क्या है N2, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है KCl का 74.5। ठीक है, ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख दिया, इंटू वॉल्यूम दे रखी है 100 ml, इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी है, तो फिर हम क्या रखेंगे 0. ATM के अंदर अपना प्रेशर आ जाएगा 0.082। ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है, एक्सटेंडेड द ऑस्मोटिक प्रेशर 27 डिग्री, मतलब कि 300 केल्विन। ये यहाँ पर रख देता हूँ 300 इंटू 1000। क्यों 1000 किया, क्योंकि सर ये यहाँ पर ml में, तो 0 से ये 0, 2 0 कट गए। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करो, इसको आप कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा आपकी कितना 1.8 इंटू 0.082 को अपन क्या लिखेंगे 1/12 इंटू 74.5 इंटू कुछ नहीं है, और ऊपर आ गया आपके 300 इंटू 10। ठीक है, अब ये एक पॉइंट और हटा दो यहाँ से, और ऊपर एक जीरो और लगा दो। अब आप कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दो और यहाँ पर एक जीरो और लगा दो, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर दो, ये 12 2 ज़ा 24, 6 बच गया, 12 5 ज़ा ये हो गया। अब ये 25 से कट रहा है क्या, ठीक है, ये 5 से कट रहा होगा, 25 और 7 4 5, तो इसको काट दो, 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 बच गया 4, 5 दूनी 10, 4 बच गया 9 पंजे 45। ठीक है, 129, 9 और 1 10 और 2 12, ये 3 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपके 6 18, और ये 3 से कट गया 4 12, और ये 9 बच गया, तो कितना आ गया 3 3 9 43। बोलो, अब ये तो किसी से नहीं कट रहा है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 56 30 और 0 300 अपॉन 43। अब 300 अपॉन 43 देख लो आप लोग, क्योंकि ये 30 में 43 का डिवाइड होगा नहीं, तो 43 का 300 में डिवाइड करोगे, तो 43 का 300 में डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट इसको 40 मान के चलो, तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा ऑलमोस्ट 6 बार 5 बार समथिंग। ठीक है, 5 बार समथिंग चला जाएगा। ठीक है, तो ये 5.94 ये आंसर आएगा आपकी। ठीक है, ये 43 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करो, देखिए 5 या 15 का 5, असिल का 1, 20 और 1 21। ठीक है, और 6 से करोगे तो नहीं, ये तो जा रहा है ना, 6 से करोगे तो ये हो जाएगा आपके 43 और ऐड कर दो, 5 और 3 8, और 4 और 1 5, अब 43 का एडिशन नहीं होगा, है ना, तो ये 6 से 6 में जा रहा है ना, 6.95। ठीक है, तो ये 6 में जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 6 बार आएगा, और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर देना, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, जितने बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आप कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में करके क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करना है अपने को, डिप्रेशन कंपेयर नहीं करना है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अपने को TF कंपेयर करना है, किसका, ऑफ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बनेगा तो अपने को TF निकालना है। ठीक है, तो K2SO4 में I की वैल्यू कितनी आएगी, अब 100% आयोनाइज है, तो आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन
बिफोर, तो ये हो जाएगा K2SO4 में 2K+ और 1SO4 3 आ जाएगा, इसके अंदर I की वैल्यू 2 आ जाएगी, यूरिया के अंदर I की वैल्यू 1 आएगी, AlCl3 के अंदर I की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होती है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होती है, तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होगा ना, डिप्रेशन हो रहा है ना, डिप्रेशन का तो फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो तो क्या होगा, I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है ना, डिप्रेशन का मतलब कमी हो रही, तो जिसमें जितनी I की वैल्यू ज्यादा है उसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा, डेल्टा TF की वैल्यू तो ज्यादा होगी, लेकिन TF की वैल्यू, सिर्फ किसकी वैल्यू, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन की वैल्यू वो कम होगी। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर कम हुआ तभी तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो डिप्रेशन तभी तो हो रहा है। अब देख लो, I की वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हुआ है इसका, सबसे ज्यादा किसका रहा है, तो वो C का सबसे ज्यादा रहा है, उसके बाद में B का, उसके बाद में A का, और सबसे कम किसका हुआ है, D का। ये फ्रीजिंग पॉइंट का सही ऑर्डर होगा। राइट और नॉट, बोलो। चल, तो होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आया है। हमने इस चैप्टर को टोटली कंप्लीट कर दिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा दिए हैं। एक और लेक्चर के अंदर आपको कुछ और DPPs और न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरा एफर्ट लगाइए। देखो, एफर्ट से ही काम बनता है। अगर आपके एफर्ट्स अच्छे रहेंगे, आपके एफर्ट्स पॉजिटिव रहेंगे, तो नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा कर दो। क्योंकि देखो, भारत देश के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको अपने एफर्ट्स तो पॉजिटिवली लगाने पड़ेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आप अपने एफर्ट्स पॉजिटिवली लगाते रहोगे तो फिर काफ़ी लोग हैं जो इंस्टा में बिजी हैं, वो आपका काम बहुत आसान बना लें। लेकिन आप किसी का काम आसान बना रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं नुकसान में। ठीक है, तो अपने एफर्ट्स जारी रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए, काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज की सभा में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।